नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी ये 20वीं क्लास है। पूरा प्रयास रहेगा कि आज मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर दें। हालांकि चूंकि जब आपका 1942 स्टार्ट होता है, जहां से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है, इसके बाद से जब तक आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आती नहीं है, कई सारी छोटी छोटी भी घटनाएं होती हैं और ये छोटी छोटी घटनाएं हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। यानी हमको केवल आज क्विट इंडिया मूवमेंट पर के टॉपिक को नहीं खत्म करना है, ठीक। तो उन छोटी छोटी घटनाओं को भी हम लोग देखते चलेंगे, जिसका हम देखेंगे कि भारत के स्ट्रक्चर में जो आज का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो समझे ना कि भाई कि देश के टुकड़े होते हैं, ठीक। तो वो उस स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए यहाँ पे एक बॉडी है जिसका नाम है मुस्लिम लीग। वो कांग्रेस को हर एक मुद्दे में वैधानिक और राजनीतिक गतिरोध खड़ा करेगी और कांग्रेस को चलने नहीं देगी, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट चलने ही नहीं देगी और किसी भी प्रस्ताव पे सहमति नहीं बनने देगी, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी स्टार्ट होगी क्रिप्स ऑफर से। क्रिप्स ऑफर के समय हमको पता कि भाई कि जो पीएम थे वो विंस्टन चर्चिल थे। चर्चिल क्या करते हैं कि क्रिप्स मिशन भेजते हैं ताकि भारत में जो राजनीतिक और वैधानिक गतिरोध है किसके किसके बीच में, तो वो तीन बॉडी है इस वक्त एक तो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, दूसरा मुस्लिम लीग है जो अपने आप को मुस्लिमों की सबसे बड़ी हितैषी या मुस्लिमों का एकमात्र पार्टी मानती है। सबसे बड़ी पार्टी नहीं, वो मुस्लिमों का अपने आप को एकमात्र पार्टी मानती है। वो कहती है कि कांग्रेस हिंदुओं को लीड करे, हम मुस्लिमों को लीड करेंगे, मुस्लिमों को लीड करने में कांग्रेस की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पूरा क्रिप्स मिशन देखेंगे कि भाई क्रिप्स मिशन क्यों लाया गया, इसमें कौन कौन सी बातें थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसको क्यों अस्वीकार किया, वगैरह वगैरह। फिर यहीं से हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट करेंगे और गांधी जी का पे अग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। गांधी जी का लेक्चर 70 मिनट का भाषण देते हैं और गांधी जी का लेक्चर इतना एग्रेसिव था कि पट्टाभी सीतारामैया, नाम तो याद होगा ना, पट्टाभी सीतारामैया कहते हैं कि वास्तव में आज गांधी जी ईश्वर या पैगंबर के, ध्यान देना, ईश्वर या पैगंबर के इसमें शक्ति देखने को मिल रही है। इनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट था कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर की शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे, ठीक है, ताकि दोनों लोग खुश रहे, हिंदू भी खुश रहे, मुस्लिम भी खुश रहे। तो ये स्टेटमेंट किसका था? पट्टाभी सीतारामैया का था। गांधी जी की स्पीच में क्या क्या बातें थी वो देखेंगे, परिणाम क्या हुआ उसके बाद से भारत छोड़ो मूवमेंट स्टार्ट करने का, वो चीजें देखेंगे हम लोग। इन सभी चीजों को देखने के बाद अपने पास जो अगली घटना आएगी वो आएगी सीआर फॉर्मूला। सीआर फॉर्मूले के माध्यम से क्या होगा कि कांग्रेस ये डिसीजन लेगी कि भाई मुस्लिम लीग से जो हमारा राजनीतिक गतिरोध है, क्योंकि मुस्लिम लीग क्या कर रही है कि इंटरिम गवर्नमेंट स्थापित होने वाला है, कब, अभी आगे चल के इंटरिम गवर्नमेंट स्थापित होने वाला है। 1945 में जनरल इलेक्शन होने वाला है, 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट स्थापित होने वाली है। यहां पे क्या है कि मुस्लिम लीग साथ ही नहीं दे रही है, अपनी मन की बात कर रही है कि हमको दो टुकड़ा चाहिए, ठीक है। तो सीआर फार्मूले में कुछ मुद्दों पे सहमति बन जाती है, ठीक है, और कहा जाता है कि सीआर फार्मूला ही देश के विभाजन का मुख्य आधार बन जाती है। तो सीआर फार्मूला क्या था जिसको देश के विभाजन का मुख्य आधार समझा जाता है, उसको हम लोग देखेंगे 10 जुलाई 1944 को, और इस पे गांधी जी की सहमति भी मानी जाती है सीआर फार्मूले पे, ठीक है। तो सीआर कौन थे ये देखेंगे, सीआर फार्मूला क्या था ये देखेंगे। फिर बाद में वेबल प्लान आएगा। ध्यान देना, जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त 1942 को ही सारे भारतीयों को या कांग्रेस के लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वेबल प्लान आपका आ गया 14 जून 1945 को। इसमें कई सारी बातें लिखी गई रहती हैं कि बेसिकली इसका भी था कि देश में किसी तरीके से राजनीतिक गतिरोध को खत्म कर दिया जाए। उस राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए वेबल प्लान में ही कुछ ही दिनों के बाद क्या होता है, शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। लेकिन वेबल के दिमाग में आ गया भाई कि सारे कांग्रेस के लीडर्स को तुमने गिरफ्तार करके जेल में रखा है, तो कहेगा हम कांग्रेस के लीडर्स को छोड़ रहे हैं, लेकिन उनको कहां पे आना पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा शिमला में, हमसे कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा, हम एक सहमति बनाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, जब तक संविधान बन नहीं जाता है हम एक कार्यकारिणी समिति बनाएंगे जिसमें क्या होगा, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर देश चलाएंगे जब तक देश का संविधान ना बन जाए। कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस, यहीं से हमको पहले शिमला कॉन्फ्रेंस देखना पड़ेगा। लेकिन हमको पता है कि असहमति की स्थिति टूटती नहीं है। जनरल इलेक्शन इन इंडिया दिसंबर 1945 में होने स्टार्ट होते हैं। जनरल इलेक्शन इन इंडिया का क्या इंपैक्ट पड़ता है वो हम लोग देखेंगे कि कहां पे मुस्लिम लीग आएगी, कहां पे कांग्रेस आएगी, कांग्रेस कहां पे पूर्ण बहुमत पाती है, कहां पे गवर्नमेंट बनाती है, कहां पे मिलीजुली सरकार बनाती है, कहां पे मुस्लिम लीग पूर्ण बहुमत पाती है। इन सभी चीजों को हम लोग जनरल इलेक्शन इन इंडिया दिसंबर 1945 में देखेंगे। भाई जहां पे मुस्लिम लीग पूर्ण बहुमत बनाएगी वहां पे क्या करेगी, मुस्लिम 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 इतना तगड़ा कर देगी कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं होगा। और हमने बता दूं सीआर फॉर्मूले में ऑलरेडी इस बात का आधार पड़ चुका है, लगभग कांग्रेस मान भी चुकी कि ठीक है डिवीजन कर लो। रॉयल इंडिया नेवी इम्यूनिटी 1946 का जो फेब में हुआ था, तो रॉयल इंडिया नेवी जो विद्रोह है इसको हम लोग देखेंगे, इसकी क्यों हुआ, क्या परिणाम हुए, इन सारी चीजों को देखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट फिल्म्स में आता है। फिर हमको पता है कि इसी राजनीतिक गतिरोध को समाधान करने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 का। फिर इसी बीच में अपना एग्रेसिव रवैया, जिन्ना का जिन बाहर आएगा, डायरेक्ट एक्शन डे घोषित करेगा 16 अगस्त 1946 को। डायरेक्ट एक्शन डे क्या था, क्यों घोषित किया गया, इसके परिणाम क्या हुए,
देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट 2 सितंबर 1946 को हमने बोला कि ऊपर क्या हो रहा है, जनरल इलेक्शन हो रहा है, जनरल इलेक्शन हो रहा है दिसंबर 1945 में। फिर भाई गवर्नमेंट का निर्धारण होगा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट 2 सितंबर 1946, ठीक। इसके बाद कैबिनेट मिशन आएगा, कैबिनेट मिशन डिक्लेयर आएगा 25 1947 को, ठीक। कैबिनेट मिशन को समझेंगे। फिर माउंटबेटन प्लान आएगा 3 जून 1947 को। माउंटबेटन प्लान क्या था इसको देखेंगे, और फाइनली इसी माउंटबेटन प्लान के आधार पर देश को डिवाइड कर जाएगा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आएगा जुलाई 1947 में, और इसी के आधार पर भारत को 15 अगस्त 1947 को आजाद कर दिया जाएगा। इतनी सारी घटनाक्रम को हमको पढ़ना है। सिंपली हम लोग पहले 5 मिनट 6 मिनट में हमने समझ लिया कि हमको यार एक्चुअली क्या क्या करना था, इस चीज को हम लोग समझ लिए। देखो 1942 का जो दौर है, इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम है चर्चिल, ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम है चर्चिल। चर्चिल क्या करेगा, स्टेफोर्ड क्रिप्स के निर्देशन में भारत में एक मिशन भेजता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रिप्स मिशन, ठीक है, जिसको हम लोग क्रिप्स मिशन या क्रिप्स ऑफर के नाम से भी जानते हैं। तो क्रिप्स आएगा तो कहेगा भाई हम आपको कुछ ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है, हम आपको क्या करेंगे, कुछ ऑफर देना चाहते हैं। कहा जाता है कि क्रिप्स मिशन जो है वो मार्च 1942 में भारत आया था। जनाब कब, मार्च 1942 को भारत आया था। और जब आता है तो कहता है कि भाई कि हम आपको क्या है, ये लास्ट मार्च में इसने एक ऑफर दिया। ये ऑफर कब था, ऑफर की बात करोगे, आया भारत में थोड़ा पहले था, ठीक है, और 30 मार्च को इसने ऑफर दिया था। वाई रीजन, तो रीजन मैंने पहले बताया कि भारत में जो मौजूद राजनीतिक और वैधानिक गतिरोध था उसको समाप्त करना इसका उद्देश्य था। राजनीतिक और, ठीक है, वैधानिक गतिरोध को समाप्त करना। भारत में राजनीतिक और वैधानिक, ठीक है, गतिरोध को समाप्त करना। समाप्त करना, इस उद्देश्य से क्रिप्स मिशन का गठन किया गया था। क्योंकि अगर भारत में राजनीतिक और वैधानिक गतिरोध समाप्त हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो भारतीय लीडर्स है वो क्या करेंगे, हमारा साथ देंगे वर्ल्ड वार 2 में, ठीक। इसी की मकसद से भेजा गया था। इसने ऑफर क्या किया, ध्यान देना, इनकी ऑफर की बात है, इनकी ऑफर को भारतीय देखते ही लात मार देंगे। ये कहेंगे कि भाई हम क्या करते हैं, वर्ल्ड वार 2 जैसे ही समाप्त हो जाएगा, जैसे ही युद्ध समाप्त होगा, हम भारत को डीएस अर्थात डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। याद करो आप लोग नेहरू रिपोर्ट को, नेहरू रिपोर्ट में इसी डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। नेहरू रिपोर्ट कब बना था, 1928। तो जो मांग हमने 1928 में मांगा और 31 दिसंबर 1929 आपको बाउंड्री लाइन दिया था, आपने हमारा उस समय नहीं स्वीकार किया। 1929 आपकी बाउंड्री डेट थी, और आज आप कह रहे हो कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, वो भी युद्ध समाप्त होने के बाद। कौन तुम्हारा भरोसा करेगा। तो पहली बात तो हमको बता कि सुभाष चंद्र बोस और नेहरू उसी समय गुस्सा थे कि डोमिनियन स्टेटस क्यों मांग रहे हो। तो हमारा पूर्ण स्वराज लक्ष्य कब बन चुका है, 29 में ही बन चुका है, और डोमिनियन स्टेटस तुम हमें याद दोगे। तो भारतीय से कहेंगे हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, भारतीय एक्सेप्ट करेंगे, आपको सोचना नहीं। ये कहेंगे कि हम एक क्या करेंगे, संविधान निर्मात्री परिषद की स्थापना करेंगे। इनका दूसरा स्टेटमेंट था कि युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद की स्थापना होगी जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों का भागीदारी होगा, और ये हमारा घोषणा है। इस घोषणा को भी संविधान निर्मात्री परिषद का जिनका घोषणा था उस बात को नहीं माना जाएगा। तीसरा था, इन्होंने कहा कि हम अखिल भारतीय संघ की स्थापना करेंगे। अखिल भारतीय संघ की स्थापना करेंगे मतलब जो ब्रिटिश प्रांत हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ठीक है, उन सभी को मिला के एक हम लोग क्या करेंगे, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करेंगे। जब बात अखिल भारतीय संघ की आ रही है, यानी यहां पे पृथक की बात, ध्यान देना, विभाजन संबंधी मांग को क्या किया गया, क्रिप्स मिशन के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। यहां पे ध्यान देना कि जब हम लोग कह रहे हैं कि क्रिप्स मिशन में एक प्रस्ताव था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना, अर्थात देश के विभाजन को यहां पे क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। तो ये एक कंक्लूजन निकलता है कि देश का के विभाजन को अर्थात क्रिप्स मिशन ने क्या किया होगा, अस्वीकार किया होगा। देश के विभाजन को अस्वीकार किया होगा। अब बताओ, जब देश के विभाजन को अस्वीकार कर दोगे और कहोगे कि हम एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करेंगे, तो क्या उसको मुस्लिम लीग एक्सेप्ट करेगी? तो आंसर आएगा आपका वही जो मैं सुनना चाहता हूं, नो। अर्थात मुस्लिम लीग ने क्यों नहीं इसको स्वीकार किया? क्योंकि इसमें अलग देश की, मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग नहीं था, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार नहीं किया। तो यही मेन रीजन था अखिल भारतीय संघ, यानी ठीक है, विभाजन का स्वीकार ना किया जाना, विभाजन का स्वीकार ना किया जाना, स्वीकार ना किया जाना। इसके लिए मुस्लिम लीग बोलेगी भाई हम आपको
स्वीकार नहीं करेंगे, हम आपको ही स्वीकार नहीं करेंगे। और कांग्रेस क्यों नहीं? क्योंकि कांग्रेस कहेगी भाई कि तुम जो भी एक तो देने वाले हो वो युद्ध के उपरांत दोगे, युद्ध के उपरांत तुम जीत जाओगे और तुम राजा बन जाओगे। और राजा देगा कि नहीं देगा कौन सी बात? तो पहली बात तो हम तुम जो दे रहे हो हम बहुत पहले मांगे थे, 10 को पहले मांगे थे। आज तुम हमको चाहिए नहीं, हम तो मांग ही कुछ और रहे ना। जब हम मांग कुछ और रहे तो तुम दे हमको वो पुराना वाला रहे हो, और वो भी कब पुराना वाला दोगे? तो जब युद्ध समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब कांग्रेस भी कहेगी नो, हमको भी नहीं चाहिए। रीजन, मांग से संतुष्ट ना होना। इसमें जो ऑफर था उस ऑफर से ना कांग्रेस संतुष्ट थी ना मुस्लिम लीग संतुष्ट थी। तो यानी होगा क्या? अब देखो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया जाएगा, कुछ स्टेटमेंट दिया जाएगा। अगर मैं इस स्टेटमेंट, ये लाइनिंग को अगर यहाँ पे काट दूं तो मेरे लिए स्टेटमेंट लिख पाना थोड़ा सा इजी रहेगा। स्टेटमेंट क्या दिया जाता है? इसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ठीक है, क्योंकि वो जो बात मैंने लिखा था वो आराम से आप समझ जाओगे। गांधी जी ने इसके संदर्भ में एक स्टेटमेंट दिया था और इसको कहा था पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, गांधी जी ने क्रिप्स ऑफर को क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था, अर्थात यह एक आगे की तारीख का चेक है। ठीक है, मींस भाई तुम हमको दोगे कि नहीं दोगे क्या भरोसा, समय, ये तो भविष्य की मांगे ना। तो ये एमजी यानी महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। कहा जाता कि इसी में एक स्टेटमेंट नेहरू जी ने ऐड कर दिया था कि जिसका बैंक नष्ट होने वाला था, यानी एक ऐसे बैंक का चेक है मतलब जो नष्ट, खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट नष्ट होने वाली है। ठीक है, इसमें एक स्टेटमेंट नेहरू ने जोड़ दिया था, ठीक है, जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। नष्ट होने वाला था। ओके, जिसका बैंक नष्ट होने वाला था, यह स्टेटमेंट इसमें कौन जोड़ दिया? तो नेहरू जी ने जोड़ दिया। समझ गए कि भाई क्या था, क्यों भेजा गया था, स्वीकार हुआ या स्वीकार हुआ, क्या क्या स्टेटमेंट। तो यहां पे आप एक कॉलम में दे सकते हो, यहां पे ऐसे करके कि स्टेटमेंट लिख दो, स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट का दौर हमने एक साथ सारा देख लिया है, एक साथ स्टेटमेंट को मैं आपको चार्ट में समझा दूंगा। अब गांधी जी यहां से क्या कहेंगे? बोलेंगे एक काम करो भाई, अब समय आ गया हमको क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करने का। तो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होगा, क्या होगा? सबसे पहले कांग्रेस की सहमति आवश्यक है। तो गांधी जी कहेंगे स्वीकार कर लो जितना आप बोल रहे हैं, तो एक मुट्ठी जो धूल है ना, ठीक है, बालू, उससे कांग्रेस से बड़ा संगठन तैयार कर देंगे। ये पर्सनालिटी थी गांधी जी की, इतनी कॉन्फिडेंस में कांग्रेस को चुनौती देंगे कि हिल जाएगी पूरी कांग्रेस। गांधी जी की एक एक बात को हुआ कि करे बिना सीधा स्वीकार कर लेंगे। उनको पता था कि इस बंदे में कितना दम है। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है तो भाई वर्धा प्रस्ताव, सबसे पहले वर्धा प्रस्ताव समझेंगे। तो 14 जुलाई 1942 को क्या होता है? वर्धा प्रस्ताव स्वीकार कब किया जाता है? तो वर्धा प्रस्ताव का बेसिकली संबंध क्या है भाई? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति थी उसकी मीटिंग कहां पे होती है? वर्धा में होती है। और यहीं पे गांधी जी के एक प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है, जिस प्रस्ताव का नाम क्या था? ठीक है, वर्धा प्रस्ताव बोला जाता है, या इसी को हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को भी जानते हैं, या भारत छोड़ो प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और नेक्स्ट हमारी 1 अगस्त 1942 की घटना है। 1 अगस्त 1942 को क्या होता है कि यूपी के इलाहाबाद में, आज के प्रयागराज में, हम लोग कह सकते हैं यूपी के प्रयागराज में क्या हुआ? यहां पे तिलक दिवस मनाया गया था। ध्यान देना, प्रयागराज में 1 अगस्त को इसी के तहत एक कार्यक्रम था प्रयागराज में। ये ठीक है, प्रयागराज में तिलक दिवस मनाया गया। तिलक दिवस मनाया गया। तो ये एक बात समझ गए हम लोग कि प्रयागराज में क्या हुआ कि तिलक दिवस का आयोजन किया गया था। ठीक है, कि और इसी तिलक दिवस के आयोजन पे नेहरू का एक स्टेटमेंट था कि हम क्या करने जा रहे हैं कि हम एक दूधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं। ठीक है, नेहरू जी ने इसमें कहा था कि हम आग से खेलने जा रहे हैं इसी इलाहाबाद में, और हम एक दूधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो हम एक दूधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, दूधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं। ये नेहरू जी का यही स्टेटमेंट था, प्रयोग करने जा रहे हैं। प्रयागराज में ही इस स्टेटमेंट को किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। एक एक चीज बहुत ध्यान से देखना, कोई जल्दीबाजी नहीं है आज क्लास खत्म करने की। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री इसके लिए बहुत बढ़िया तरीके से चला। अब क्या होगा भाई? कांग्रेस कार्य समिति ने क्या हुआ? वर्धा प्रस्ताव को तो स्वीकार कर लिया। अब कांग्रेस कार्य समिति क्या करेगी कि भाई कांग्रेस की
पूरी टीम के पास इसको रखेगी भाई कि आप इसको स्वीकार करते हो। तो होता क्या है, 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर, जो आपका बेसिकली ध्यान देना, पहले ये डेट देखो, 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को क्या होगा कि ग्वालिया टैंक जो मैदान था, ठीक है ध्यान देना, ग्वालिया टैंक मैदान में, ठीक, ग्वालिया टैंक, इसको ग्वालियर से मत समझना, टैंक मैदान, ये ग्वालिया टैंक मैदान जो आपका था ये बॉम्बे में था, ठीक है, कहां पे, बॉम्बे में। और यहीं पे क्या होगा, यहीं से एक मूवमेंट के स्टार्ट की घोषणा की जाएगी, वो है भारत छोड़ो मूवमेंट। यहां से डिसाइड होगा कि भाई हम लोग क्या करने वाले हैं, भारत छोड़ो मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। यह ऐतिहासिक फैसला कहां लिया गया, ग्वालियर टैंक मैदान से। क्योंकि ये क्या है, ये घोषणा 8 अगस्त को हो रही है, यानी अगस्त में हो रही है। इसी के कारण इस मैदान का एक दूसरा नाम पड़ गया, वो है अगस्त मैदान, जानना, अगस्त क्रांति मैदान। अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं इसको, अगस्त क्रांति मैदान। तो अगर कल को आपसे पूछे कि अगस्त क्रांति मैदान, तो आप लोग दिमाग में रखना कि वो ग्वालियर टैंक मैदान की बात कर रहे हैं, अन्य किसी की बात नहीं कर रहे हैं। अब होगा क्या, जैसे ही 8 अगस्त 1942 को होगा कि भाई हम भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करने जा रहे हैं, वैसे ही क्या होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट हरकत में आ जाएगी। और 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को एक घटना देखने को मिलेगी। ये स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर, यानी बिल्कुल समय मत दो, बिल्कुल समय मत दो। और इसके तहत क्या हो जाएगा, सारे लीडर्स को, कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करो, गिरफ्तार करो, सारे कांग्रेस के लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है। और इतना ही नहीं, क्यों गिरफ्तार कर लिया जाता है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत पहली बात क्या घोषित की जाएगी कि इसके पहले घटना होती है, उनको घोषित किया जाता है कांग्रेस को एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर जाएगा। पहला काम है इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, एक गैर कानूनी संस्था, ठीक है, एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया जाएगा। यानी इसमें काम कर रहे लोग कैसे हो गए, गैर कानूनी हो गए, इनको राजद्रोही समझ लगी, और कहीं भाई काम करो, सबको अरेस्ट कर लो, किसी को छोड़ो मत, और सारे टॉप लीडर्स गिरफ्तार हो जाएंगे। हालांकि जब गिरफ्तार हो जाते हैं तो गांधी जी को पता भी था कि होने वाला क्या है, इसी के लिए वो कहते हैं कि इसको आप लोग क्या करो, स्वतः स्फूर्त आंदोलन बनाओ। इसको गांधी जी कहते हैं अपने मूवमेंट में कि स्वतः स्फूर्त आंदोलन बनाओ, आपको किसी नेता की जरूरत नहीं है, बाहर निकलो और जब तक आजादी ना पा जाओ लड़ते रहो, स्वतः स्फूर्त आंदोलन बनाओ। उनको क्यों पता था, उनको पता कि सारे लीडर्स गिरफ्तार होने वाले, कोई बचने वाला नहीं है, मैं खुद भी पता नहीं कल साथ देने के लिए रहूंगा कि नहीं रहूंगा। यहीं पे गांधी जी के स्टेटमेंट देंगे, करो या मरो। कहा जाता है जब गांधी जी करो या मरो का नारा देते तो इतने उत्साह में थे कि वो कुछ हिंसा को स्वीकार करने की अनुमति दे देते हैं, भाई थोड़ी मोड़ी हिंसा क्या करेगी, स्वीकार करेंगे, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यहां से हम रुकेंगे नहीं, हमको आजादी मिलने के पहले रुकना नहीं है। गांधी जी की और बात बोलते हैं कि प्रत्येक भारतीय को जो आजादी चाहता है और इसके लिए प्रयत्न करना चाहता है, अपना स्वयं का अगुवा बनना होगा, यानी अपना स्वयं का लीडर बनना होगा। यही कहा जाता है, यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन का एक नेतृत्व चेहरा क्या माना जाता है, एक नेचर क्या माना जाता है, सॉरी नेतृत्व बोल दिया, नेचर क्या माना जाता है, वो स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, ठीक है। मतलब क्यों, कोई लीडर नहीं था, क्योंकि ऑपरेशन जीरो आवर से क्या हुआ, सारे टॉप लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था, ओके। अब यहां पे मैंने जो अगला कुछ ग्रुप्स में आपको दिख रहा होगा लिखा है, तो महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी, इन तीन पर्सनालिटी को गिरफ्तार किया जाता है और इनको पूना के आगा खां पैलेस में रखा जाता है। कहां पे, आगा खां पैलेस में, आगा खां पैलेस में इनको रखा जाएगा, आगा खां पैलेस में रखा जाएगा। गिरफ्तारी कब हो रही है, तो भाई ऑपरेशन जीरो आवर के तहत इनकी गिरफ्तारी हो गई, आगा खां पैलेस में रखा जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र बाबू और मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, इन दो पर्सनालिटी को गिरफ्तार किया जाएगा और इनको रखा जाएगा आपके, ठीक है, बेसिकली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा जाता है बांकीपुर जेल में, बांकीपुर जेल में, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता एक नाम है बांकुड़ा जेल, बांकुड़ा जेल, बांकुड़ा जेल में रखा जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद को, ठीक है। दोनों के जो लोग को एक जेल में नहीं रखा जाता है, अलग अलग जेल में रखा जाता है, ये दिमाग में रखना।
तो बांकुड़ा जेल में रखा जाता किसको? आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। शिमला कॉन्फ्रेंस जब होगा तो भारत के मतलब कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ही जाते हैं। ठीक है, अगला क्या है? नेहरू जी और कांग्रेस कार्य समिति को कहां रखा गया? तो अहमदनगर दुर्ग जेल में इनको रखा गया था। कहां पे? अन्य कांग्रेस कार्य समिति के जो अन्य सदस्य थे नेहरू जी के साथ, उनको कहां रखा गया था? तो अहमदनगर दुर्ग जेल में। ये पीटी में क्वेश्चन बन के आ सकता है, अहमदनगर दुर्ग जेल में, दुर्ग जेल में। अब यहां पे एक नोट करके मैं आपको बात बताऊंगा जो कि पीटी में क्वेश्चन आ जाता है और आने की पूरी संभावना रहती है, वो है जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे, ब्लैक पेन उठाएंगे, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण जी। कहा जाता है जयप्रकाश नारायण जी को हजारीबाग जेल में रखा गया था। कहां पे? तो जयप्रकाश नारायण जी को हजारीबाग जेल में रखा गया था, जहां से ये भाग गए थे। हजारीबाग जेल में इनको रखा गया था, यहां से ये भाग गए थे और भाग के इन्होंने क्या किया? भूमिगत आंदोलन को का नेतृत्व प्रदान किया गया। भूमिगत आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, नेतृत्व प्रदान किया। ओके, प्रदान किया या भूमिगत आंदोलन चलाए, कहना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, डन। तो जयप्रकाश नारायण जी के बारे में देख लें। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में देख लें। यहीं पे आप समझ जाना, कहीं अगर जगह होगा तो आपको बता दूंगा। क्विट इंडिया मूवमेंट यहां पे बता देता हूं। क्विट इंडिया मूवमेंट को ही के ड्यूरेशन की जो घटनाक्रम थी, उस घटनाक्रम को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस जी एक स्टेटमेंट देते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी एक स्टेटमेंट देते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी क्या कहते हैं? इसे अहिंसक गोरिल्ला युद्ध कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी एक स्टेटमेंट देंगे और इस समय हो रही घटनाओं को अहिंसक गोरिल्ला युद्ध की संज्ञा देते हैं। अहिंसक यानी इसमें हिंसा तो नहीं रहा है, लग रहा है, लेकिन गोरिल्ला, क्योंकि सारी जो घटनाएं हैं वो छुप छुप के चलाई जा रही हैं ताकि अंग्रेजों की नजर ना पड़े। ठीक है, तो अहिंसक गोरिल्ला युद्ध की संज्ञा देते हैं इस समय की हो रही गतिविधियों। ठीक है, तो इतनी चीज हम लोग देख लें। अब इसके बाद देखो होता क्या है, इतना ही नहीं होगा, पहली बार समानांतर सरकार का जन्म होगा भारत के अंदर। पैरेलल गवर्नमेंट, एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ही भारत में कुछ पैरेलल गवर्नमेंट चलेगा। 3 जगहों पे ये समानांतर सरकार एवं जातीय सरकार आती है। जब हम लोग जातीय सरकार की बात करते हैं, ठीक है ध्यान, यानी एथनिक गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो वो वेस्ट बंगाल के तामलुक में आपको जातीय सरकार देखने को मिलती है। कहां पे मेरे भाई? तो वेस्ट बंगाल के तामलुक में आपको जातीय सरकार देखने को मिलती है। यहां पे मातंगिनी हजारिका, मातंगिनी हजारिका जो उस वक्त काफी एजड थी, कहा जाता था अराउंड 73 ईयर ओल्ड थी। इस समय कितनी ईयर ओल्ड थी? मातंगिनी हजारिका का नाम हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा है, उम्मीद करेंगे आप सबको याद होगा। ठीक है, 73 ईयर ओल्ड थी और इनको गोली मार दी गई थी। इनको गोली मार दी गई थी, गोली मार दी गई थी। लेकिन कहा जाता है इनको गोली लग गई थी या मार दी गई थी, यहां पे हमको कर देना चाहिए गोली लग गई थी, गोली लग गई थी। अब बोलोगे कि सर गोली लग गई थी, यही बताना चाह रहे हो बस? नहीं, गोली लगी थी लेकिन इनके हाथ में तिरंगा ध्वज था और इन्होंने तिरंगा ध्वज को छोड़ा नहीं था, राष्ट्रीय ध्वज को छोड़ा नहीं था। ठीक है, तो ये गोली लगने के पश्चात भी राष्ट्रीय ध्वज को थामे रखी थी। राष्ट्रीय ध्वज था, एक महिला ध्वज, ठीक है, इन्होंने थामे रखा था या संभाले रखा था, हम लोग कह सकते हैं संभाले रखा था। अब लोग कितनी वीर महिला रहेंगी भाई, गोली लगी है, ठीक है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय ध्वज ना गिरे, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज क्या है भाई? सम्मान का प्रतीक है। नॉर्मली आज हम लोग क्या करते हैं भाई, 15 अगस्त मनाएंगे, 26 जनवरी मनाएंगे, अभी 26 जनवरी के बाद आप रोड पे ध्वज फेंक देते हैं लोग। आप समझो कि समझ गए भाई, वो केवल एक झंडा नहीं है, वो ऐसा नहीं कि 3 कलर है, ठीक है, वो 24 तिल्लियां हैं, तो ये नहीं है भाई वो कॉन्सेप्ट। वो समझो तो बहुत कुछ है भाई, उसी तिरंगे के लिए, उसी ध्वज के लिए कितनों ने गोलियां खाई हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देखो पे। तो तिरंगे का अपमान नहीं करना चाहिए, इससे कंक्लूजन तो निकलता है भाई, इतनी आसानी से जो आप जी रहे हो, इतनी आसानी से आजादी नहीं मिली है, उसके पीछे खून तो बहा है, और खून थोड़ा मोड़ा नहीं बहा है, वरना आज भी तुम अंग्रेजों के गुलाम होते। ठीक है, ये खून नहीं बहा होता तो। अब हम लोग करेंगे बलिया में बात। तो बलिया में एक पर्सनालिटी थे, उनका नाम था चित्तू पांडे। चित्तू पांडे, इन्होंने यहां पे क्या किया था? चित्तू पांडे के निर्देशन में यहां पे
समानांतर सरकार की स्थापना कर दी थी। ठीक है, समानांतर सरकार की स्थापना कर दी थी चित्तू पांडे ने। इसी तरीके से 17 में भी समानांतर सरकार की स्थापना की गई। यहां पे नाना पाटिल और वाई चौहान के द्वारा, ठीक है, नाना पाटिल प्लस वाई चौहान के नेतृत्व में क्या हुआ, यहां पे बेसिकली आपकी पैरेलल गवर्नमेंट बन गई थी। ठीक है, पैरेलल गवर्नमेंट बन गई थी। ठीक, और सबसे लंबे समय तक ये गवर्नमेंट चलती रही, सबसे लंबे समय तक ये गवर्नमेंट चलती रही। एक सेकेंड, मुझे एक मैसेज करना होगा रमन सर को। ठीक है, अब देखो यहां पे एक और घटना होगा, भारतीय जनमानस को भाई इस पूरे मूवमेंट के ड्यूरेशन में चल क्या रहा है इससे परिचय कराना। तो होगा क्या, रेडियो प्रसारण चला जाता है। और ये जो रेडियो स्टेशन बनाया जाता है, ये बॉम्बे में ये रेडियो स्टेशन बनाया जाता है। कहां पे, बॉम्बे में ये रेडियो स्टेशन बनाया जाएगा। ठीक है, अब बॉम्बे के इस रेडियो स्टेशन का पहले तो अंदाजा ही नहीं था किसको, ब्रिटिशर्स को, ठीक है, अंग्रेजों को। यहां से जो उस ड्यूरेशन में घटनाएं हो रही हैं, जो वो अपने लोगों को संदेश पहुंचाना है, उनको समझाना है, बताना है, वो इसी रेडियो स्टेशन के माध्यम से चलाया जा रहा था भूमिगत तरीके से। इसमें कई सारे लोग शामिल थे, खुद जयप्रकाश नारायण जी हो, राम मनोहर लोहिया जो, और ना आशफ अली हो, सुचिता कृपलानी हो। ठीक है, मेनली जो भूमिका थी वो इसमें उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, ठीक है, वीएम खादर, इनके द्वारा मेनली प्रसारण किया गया था। इसमें अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो उषा मेहता, ठीक है, उषा मेहता, का नाम आता है राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया जी का नाम आता है। ठीक है, राम मनोहर लोहिया जी का नाम आता है। इसके बाद से इसमें वीएम खादर एक नेता थे, वीएम खादर एक नेता थे। ठीक है, आगे इसमें मैंने आपको जयप्रकाश नारायण जी का तो नाम बताया था कि जयप्रकाश नारायण भी इसमें शामिल थे, जयप्रकाश नारायण भी इसमें शामिल थे, जयप्रकाश नारायण भी इसमें शामिल थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण भी इसमें शामिल थे। जयप्रकाश नारायण के अलावा इसमें अरुणा आशफ अली भी शामिल थी, अरुणा आशफ अली भी शामिल थी, अरुणा आशफ अली भी शामिल थी। तो इन लीडर्स के द्वारा क्या किया गया भाई, रेडियो का प्रसारण किया गया। रेडियो प्रसारण का पॉजिटिव इंपैक्ट क्या निकला ये हमको पता है। अब देखो, जब रेडियो प्रसारण की जानकारी अंग्रेजों को लगेगी तो पहली बात क्या करेंगे, वो इस रेडियो स्टेशन को जब्त कर लेंगे। इस रेडियो स्टेशन को क्या करेंगे अंग्रेज, ठीक है, सीज कर देंगे। बॉम्बे के इस रेडियो स्टेशन को अंग्रेज सीज कर देंगे। और कहा जाता है कि इसमें दमनात्मक कार्रवाई भी करेंगे। और उषा मेहता को कहा जाता है पकड़ दिया जाता है और इनको 4 साल की 4 साल की कारावास की सजा भी सुना दी जाती है, कि कारावास की सजा। आप देखो, महिलाओं के ऊपर जुल्म देखो, ठीक है, उषा मेहता गिरफ्तार होंगी और 4 साल की इनको सजा सुना दी जाएगी। ठीक है, आप समझो भाई, देश आजाद कब हो रहा है 1947 में, और सजा इनको सुना दिया गया है 42 में। भाई इनको जब सजा सुनाया गया तो यानी सिंपल सी बात है, जेल में रही 4 साल। ठीक है, और यहाँ पे मातंगिनी हजारिका को हमने देखा ही देखा। ठीक है, अब देखो 10 फरवरी 1943 को क्या घटना होती है ये समझना। क्योंकि इस समय गांधी जी देख रहे हैं कि भाई मातंगिनी हजारिका को गोली लग गई, उषा मेहता को जेल में डाल दिया गया, और भारतीयों पे तमाम प्रकार के हम लोग कह सकते हैं कि बल प्रयोग किए जा रहे हैं, दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है। गांधी जी बोलेंगे अब बहुत हो गया। गांधी जी तुरंत एक धमकी देंगे कि भाई अब मैं एक मूवमेंट करने वाला हूं, अब मैं एक अनशन, एक उपवास की घोषणा करने वाला हूं। यानी ठीक है, तो यहां पे अनशन, आमरण अनशन या कर सकते हैं, या बेसिकली उपवास की घोषणा का आदेश देंगे। उपवास की घोषणा, वो बोलेंगे कि भाई मैं अब उपवास की एक घोषणा करने वाला हूं, वरना ये जो दमनात्मक कार्रवाई आप लोग कर रहे हो इसको समाप्त कर दो। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे चर्चिल को होगी। चर्चिल कहता है, अब देखो ये दौर वो आने वाला है 1943 का, जब लगभग ये तय होने जा रहा है कि जापान पे भी ब्रिटेन क्या करेगी, कंट्रोल स्टेब्लिश कर लेगी, यानी ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 2 जीत सकती है। अब बादल छट के क्लियर होने चाहिए थे, क्योंकि यूएसए शामिल हो चुका था किसमें, वर्ल्ड वॉर 2 में।
वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है। यूएसए मतलब यूएसए तो था मिली था, तो यानी कहने मतलब अब लगभग बादल छट गए थे। तो वो चर्चिल एक स्टेटमेंट देता है कि जिस समय हम पूरी, जब हम दुनिया में हर जगह जीत रहे हैं, या जिस समय हम पूरी दुनिया में जीत रहे हैं, ये बूढ़ा लाठी वाला हमको हरा दे रहा है, या इस बूढ़े लाठी वाले के सामने हमको झुकना पड़ रहा है। मतलब ये कह रहा है कि हम उपवास की घोषणा करेंगे, तो उपवास की घोषणा के पहले इसकी कुछ मांग है, उसको हमको पूरा करना पड़ रहा है। तो चर्चिल क्या कहेगा, जब हम पूरी दुनिया, जब हम विश्व विजेता बन रहे हैं, जब हम विश्व विजेता बनने वाले हैं, विश्व विजेता बनने वाले हैं, ठीक है, जब हम विश्व विजेता बनने वाले हैं, तो इस बूढ़े लाठी वाले के सामने, लाठी वाले के सामने झुकना पड़ रहा है, के सामने झुकना पड़ रहा है। अब समझो, झुकना पड़ रहा है, ठीक है। और चर्चिल इस वक्त कोई आम आदमी नहीं था भाई, पीएम था इस वक्त, झुकना पड़ रहा है। ठीक, ये बात। और गांधी जी को अब छोड़ो, गांधी जी उपवास कर रहे हैं, गांधी जी की जान भी जा सकती है भाई, बूढ़े इंसान है गांधी जी, ठीक है। हमको पता कि भाई कि बॉडी में वसा ज्यादा चाहिए भाई उपवास के लिए, गांधी जी बूढ़े थे तो ज्यादा से वसा की कमी होगी, तो जल्दी गांधी जी की तबीयत भी खराब हो सकती है। तो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में जितने भारतीय सदस्य रहेंगे, अब धीरे धीरे वो रिजिग्नेशन करना स्टार्ट करेंगे, भाई ये काम करो, हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम इस्तीफा दे रहे हैं। इसमें जिन जिन लोगों का नाम मिलता है उनका नाम आप लोग नोट करें ना कहीं। एक पर्सनालिटी थे MS अणे, MS अणे एक पर्सनालिटी थे। एक पर्सनालिटी में मोदी जी का भी नाम है, ठीक है ना। एक पर्सनालिटी थे, उनका नाम है HP मोदी, HP मोदी। और एक और पर्सनालिटी थे, उनका नाम याद करना, ठीक है, उनके नाम में है सरकार, NR सरकार, NR सरकार। ये याद करना बड़ा आसान है, ठीक है। तो मोदी जी पिछले 3 टर्म्स में अड़े हुए हैं, किसमें, सरकार में। मोदी सरकार पिछले 3 टर्म से अड़ी हुई है, तो मोदी सरकार पिछले 3 टर्म से अड़ी हुई है, तो अड़े मोदी सरकार। ये वो लोग थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया। अब आप बोलोगे कि 10 फरवरी 1943 को क्या हो रहा है, गांधी जी उपवास की घोषणा कर रहे हैं, थोड़ी सी नरमी इनके द्वारा बरती जाएगी तो गांधी जी उपवास छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन इस बीच में कहा जाता कि 1944 का मई आते आते गांधी जी की सेहत बहुत खराब हो जाएगी, तो स्वास्थ्य का हवाला देते हुए गांधी जी को छोड़ जाएगा। स्वास्थ्य में गिरावट के कारण गांधी जी को रिहा कर दिया जाएगा, और रिहा कर दिया। आगे बात समझ में, गांधी जी को रिहा कर दिया। तो गांधी जी को छोड़ा कब गया, तो 6 मई 1944 को, 6 मई 1944 को। अब हम लोग ये चीज देख लें, अब हम लोग देखेंगे CR फॉर्मूला। CR फॉर्मूला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यही बगल बगल में देखते चलते हैं, ठीक है। CR फॉर्मूला देखेंगे। अब देखो CR फॉर्मूले में क्या होगा, CR फॉर्मूले में 10 जुलाई 1944 को इसको वो स्टेब्लिश किया गया। CR जो थे वो बेसिकली C राजगोपालाचारी है। CR का मतलब क्या है, C राजगोपालाचारी। इसको हम लोग कह सकते हैं C राजगोपालाचारी फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली क्या था, तुम लोग कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला था कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक सहमति के ऊपर एक फॉर्मूला था। क्योंकि मुस्लिम लीग क्या कर रही है भाई, पॉलिटिकली एक्टिव ही नहीं होने दे रही है, और अंतरिम सरकार के गठन में सहयोग भी नहीं दे रही है, क्योंकि भाई अभी 45 में इलेक्शन होने वाला है। तो इसमें क्या होगा, कहा जाता है कि कांग्रेस, मतलब यहां पे क्या हुआ CR फॉर्मूले में, कि भाई देश के बंटवारे को स्वीकार किया गया, देश के बंटवारे को स्वीकार किया गया, और कहा गया कि जो मुस्लिम बहुल राज्य हैं, मुस्लिम
बहुल राज्य हैं, बहुल राज्यों की क्या करो, एक बाउंड्री तैयार करो, बाउंड्री डिसाइड करते हैं और उसके लिए जो कमिटी बैठाना है उसका क्या कहते हैं, कमिटी बैठाते हैं, एक बाउंड्री डिसाइड करते हैं। और भाई ठीक है, बाद में क्या करना, आप क्या करना कि अलग हो जाना आप, ठीक है। अभी हमारा साथ दो अस्थायी सरकार के निर्माण में, बाद में जब देश आजाद हो जाएगा तो आपकी जो विभाजन है उसको स्वीकार कर लीजिएगा, विभाजन को स्वीकार कर लिया जाएगा। यही था भाई, विभाजन को स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन भाई जैसे इनको उम्मीद थी सीआर फॉर्मूले में कि भाई हमारा साथ देंगे, वैसा होता नहीं है। क्यों नहीं होगा, वेबल प्लान, उसका पीछे का मेन रीजन क्या है, तो उसके पीछे का मेन रीजन आपका वेबल प्लान, ठीक है। इसी में कहा जाता है कि सीआर फॉर्मूले मतलब जब ये बना था तो मोहम्मद अली जिन्ना को इस में गांधी जी ने कायदे आजम कहा था। इस फॉर्मूले सीआर फॉर्मूले को दिमाग रखना कि जिन्ना ने एक्सेप्ट नहीं किया था, इसको जिन्ना ने स्वीकार नहीं किया था, जिन्ना ने स्वीकार नहीं किया था। और महात्मा गांधी ने इसी समय जिन्ना को यहीं पे कायदे आजम कहा था, कायदे आजम कहा किसने, तो एमजी महात्मा गांधी ने जिन्ना को कायदे आजम कहा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा वेबल प्लान, ठीक है। वेबल प्लान, इसमें बेसिकली जो ये वेबल प्लान था ये 14 जून 1945 को आया संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए, और लॉर्ड वेबल के द्वारा इसको लेके आया गया था। इसके लिए हम लोग इसको लॉर्ड वेबल प्लान के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था संवैधानिक गतिरोध को दूर करना, संवैधानिक गतिरोध को दूर करना, कि भाई संविधान का निर्माण कैसे होगा, गतिरोध को दूर करना। तो ये कहता है वेबल प्लान में, ये कहेगा कि भाई एक काम करो, हम लोग क्या करते हैं, एक कार्यकारी परिषद का गठन करते हैं। इसी कार्यकारी परिषद की इसका क्या सुझाव था, तो इसका सुझाव था कि कार्यकारी परिषद के गठन का, कि भाई जब तक संविधान तैयार नहीं हो जाता है ये कार्यकारी परिषद क्या करेगी, देश चलाएगी। क्या करो, एक कार्यकारी परिषद का गठन करो, और इस कार्यकारी परिषद में केवल 2 पोस्ट और 1 विभाग छोड़ के सारा भारतीयों के हाथ में रहेगा, ठीक है। ध्यान देना, कार्यकारी परिषद कहती है कि वायसराय और कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त सभी भारतीय होंगे। इसमें 2 बात थी। पहली बात क्या थी कि भाई वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़ के, वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़ के, कमांडर इन चीफ को छोड़ के सभी भारत क्या होंगे, भारतीय होंगे, और यही पूरा शासन चलाएगी। दूसरा क्या है कि भाई केवल एक डिपार्टमेंट छोड़ दो, वो है प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा को छोड़ के शेष सभी विभाग भारतीयों के पास रहेंगे, क्योंकि इसमें वर्ल्ड वार चला है। तो प्रतिरक्षा को छोड़कर, डिफेंस को छोड़कर अन्य सभी विभाग किसके पास रहेंगे, भारतीय के पास रहेंगे, ठीक है। अन्य सभी विभाग किसके पास रहेंगे, भारतीय के पास रहेंगे। लेकिन भारतीय का मतलब क्या, हिंदू की मुस्लिम, तो हिंदू मुस्लिम दोनों, ठीक है। लेकिन अब बात ये आएगा कि मुस्लिम तो मुस्लिम, और एक बात इसमें बोली गई थी कि इस कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिम की जो व्यवस्था होगी वो 50-50% होगी। मतलब जो इसमें मेंबर्स होंगे, मान लो 14 मेंबर्स अगर है तो 7 हिंदू 7 मुस्लिम रहेंगे, 50-50 रहेंगे, 50-50 रहेंगे। और गवर्नर जनरल को वीटो पावर जो दिया गया है वो अकारण नहीं होगा, मतलब ये नहीं कि जब मन में आया तो वीटो लगा दिए, तो अकारण वीटो पावर नहीं दिएगा। तो ये सारी बात कार्यकारिणी परिषद में घटी थी। अब जाहिर सी बात है कि गतिरोध की स्थिति आएगी, भाई कांग्रेस के सारे लीडर्स कहां पे हैं, जेल में हैं। तो ये हुआ, एक काम करो कि हम कांग्रेस के लीडर्स को छोड़ने के लिए तैयार हैं। उसके लिए क्या होगा, उनको एक कॉन्फ्रेंस में आना पड़ेगा, और जिस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है, शिमला कॉन्फ्रेंस। अब ये बोलेंगे कि भाई सब लोग को, उन लोग को क्या होना, शिमला कॉन्फ्रेंस में आना होगा, शिमला कॉन्फ्रेंस में आना होगा। और ये शिमला कॉन्फ्रेंस हम लोग क्लास को भी खत्म करेंगे, शिमला कॉन्फ्रेंस में आना होगा। तो शिमला कॉन्फ्रेंस, देखो जो आपका वेबल प्लान का गठन हुआ 14 जून को हुआ, और शिमला कॉन्फ्रेंस जो बुलाया जाता है वो 25 जून को बुलाया जाता है। 25 जून 1945 को क्या होगा, वेबल बोलेगा शिमला में मिले सारी पार्टी, सभी लोग को छोड़ दिया जाएगा, सारे कांग्रेस के लीडर्स को छोड़ दिया जाएगा। और
कांग्रेस की तरफ से यहां पे ध्यान देना मौलाना अबुल कलाम आजाद पार्टिसिपेट करेंगे। कांग्रेस की तरफ से इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद पार्टिसिपेट करेंगे। अबुल कलाम आजाद पार्टिसिपेट करेंगे। और इधर दूसरा जिन्ना पार्टिसिपेट करेगा। जिन्ना पार्टिसिपेट करेगा किसकी तरफ से? मुस्लिम लीग की तरफ से। ठीक है, अब होता क्या यहां पे ध्यान रहा, ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब बेसिकली मुस्लिम किसके, इसी मुद्दे पे विवाद हो जाएगा। मुस्लिम किसके, इसी मुद्दे पे विवाद हो जाएगा भाई। ठीक है, जो कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्य होंगे वो किसके होंगे? तो मौलाना जिन्ना कहते हैं कि भाई हम सभी मुस्लिम सदस्यों को मुस्लिम लीग से लिया जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग ही सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। ये यहां भी क्या बोलेंगे कि मुस्लिम लीग सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात जब मुस्लिम लीग प्रतिनिधित्व करती है तो सारे मुस्लिम किससे चुने जाने चाहिए? कार्यकारिणी परिषद का, वो इससे। मौलाना अबुल कलाम आजाद कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है। अभी पुराना इलेक्शन में तुमको पता चल गया ना कि कौन तुम्हारा प्रतिनिधित्व करते हो। मुस्लिम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से 0 सीट लेके आए थे। ठीक है, बता देना कि जब पुराना इलेक्शन हुआ था तो पुराने इलेक्शन में इनकी क्या परफॉर्मेंस थी, यहां पे आप लोग देखिए। ठीक है, इसके पहले का जो इलेक्शन हुआ था आपको यहां पे दिखाते हैं कि रिजर्व सीटों में भी इनका परफॉर्मेंस क्या था भाई, कुछ नहीं था, लगभग डूब गए थे। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में इनको 0 सीटें आई थी। अब इनके मैं पूरा का पूरा आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पे जब मुस्लिम लीग की सिंध में 33 रिजर्व सीटें थी पृथक निर्वाचन के तहत, केवल 3 पाए थे। पंजाब में 84 में 2 पाए, और नॉर्थ वेस्ट जो प्रोविंशियल था वहां पे 0 पाए। तो भाई यही तो तुम हो, तुमको मुस्लिम ही नहीं स्वीकार कर रहे हैं, यही कह के क्या करेगी? विरोध करेगी। कौन? कांग्रेस। तो हम क्यों कहें कि तुम ही हो? ठीक है, 50-50 रहे मुस्लिम, बट उसमें से जो कांग्रेस से चयन किए जाएंगे वो कांग्रेस से जाएंगे। तुम अपना जो तुम्हारी तरफ से आ जाए तुम्हारी तरफ से आ जाए। ये थोड़ी ना कि मुस्लिम को तुम चुनोगे, हम हिंदू को चुनेंगे। तो 50 मुस्लिम लीग को जाएंगे, 50 कांग्रेस को जाएंगे, कभी सहमति बनेगी नहीं किसी मुद्दे पे। तो मुस्लिम किसके, इसी मुद्दे पे क्या हो जाएगा? एक विवाद हो जाएगा। अब ऐसा है आपको कि क्या कार्यकारिणी परिषद का गठन नहीं किया गया। कार्यकारिणी परिषद का जो गठन किया जाता है उसमें से 14 मेंबर्स रहते हैं, टोटल 14 मेंबर्स। और इस 14 मेंबर में 6 मुस्लिम सदस्य रखे जाते हैं। 6 मुस्लिम सदस्य, जिनको आपको जान के ताज्जुब होगा कि आप 14 का 6% आप देखोगे तो लगभग 45-50% जाएगा आपका। 14 का आधा 7 होता है, मुझे पता है, यानी लगभग 50% के करीब हम लोग कह सकते हैं कि कार्यकारिणी समिति में शामिल कर लिया गया। ठीक है, मतलब जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें शामिल कर लिया गया। लेकिन इस वक्त मुस्लिम की पॉपुलेशन अगर हम लोग सारे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिला भी लें तो केवल 25% थी। ईमानदारी से मिलना कितना चाहिए था? 1/4, तो 3 चौक के 12। अधिक से अधिक इनको 3 से 4 सदस्य देना चाहिए था, लेकिन 6 दे दिए। लेकिन ये खुश नहीं होंगे, ये खुश नहीं होंगे। अब इसके बाद से बात ही होगी, ये बोलेंगे मुस्लिम बोलेंगे कि हम खुश नहीं है। तो ये बोलेंगे कौन? वायसराय, ये क्या, या वेवेल ये कहता है एक काम करो कि अगर आप किसी भी प्रस्ताव से असहमति रखते हो, आप यही करो ना कि अगर 6 मेंबर्स रहेंगे तो इनकी मेजॉरिटी है भाई, 8 तो हिंदू हैं, तो कोई भी प्रस्ताव पारित करा लेंगे। तो अगर किसी प्रस्ताव में आपसे असहमति आती है तो किसी भी प्रस्ताव को पारित कराने का मैं नियम दे देता हूं कि 2/3 बहुमत से ही कोई प्रस्ताव पारित हो सकता है। अब जो 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित होगा तो 14 का 2/3, ठीक है, तो 14 गुणे 2/3, ठीक। अब ये 6 से ज्यादा हो गया, 2/3 क्या हो गया? 6 से ज्यादा हो गया। सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी इसमें कितने मेंबर चाहिए? 14 का जब 2/3 चाहिए तो इनडायरेक्टली भाई हमको समझ में आ गई बात कि 2/3 से ज्यादा मेंबर्स चाहिए। तो 14 जब मुस्लिम, 14 में से 6 जो मुस्लिम है तो 8 ही तो हिंदू हैं। अब 14 का 2/3 क्या होगा? क्या 8 होगा? नहीं, आप लोग कमेंट करके बताओ कितना होगा।
तो सिंपल सी बात है कि यानी उनको किसी भी प्रस्ताव को कार्यकारिणी परिषद को पास कराने के लिए इन मुस्लिम सदस्यों की क्या पड़ती, जरूरत पड़ती, इन मुस्लिम सदस्यों की जरूरत पड़ती। तो इसी के आधार पर क्या हुआ, ये कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। 2/3 मेजॉरिटी किसी भी प्रस्ताव को पारित कराने के लिए आवश्यक कर दिया गया। ठीक है, कहा जाता है कि यहां पे वेवेल ने अपनी तुष्टि, मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति लगा दी, वही है बांटो और राज करो, जितना लंबा चल पाते हैं चलते जाओ। ठीक है भाई, अब जनरल इलेक्शन इन इंडिया होगा दिसंबर 1945 में, देखते हैं उसका परिणाम क्या आता है। ठीक, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां से अब हमारा एकदम फिक्स टॉपिक है जनरल इलेक्शन इन इंडिया दिसंबर 1945, रॉयल नेवी विद्रोह, कैबिनेट मिशन, डायरेक्ट एक्शन डे, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बस लिख दिया हो। ठीक है, तो यहां तक हमारा टॉपिक है। तो कल की क्लास में फाइनली हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा था कि देखो अभी 45 मिनट की हमारी क्लास हो गई थी, अराउंड 20 में 45-50 मिनट और लगता। ठीक है, तो 15 मिनट में क्लास खत्म होता है, यानी क्लास भी हमको क्लास ले जाना ही पड़ता, तो बेटर है कि थोड़ा लंबा लेके जाए क्लास। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी, प्लीज लाइक कर देना, कमेंट करके कुछ सुझाव जाओ तो बताओ अच्छी कैसी लगी क्लास मॉडर्न की, जरूर समझाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, कल आप लोग का ओपन टेस्ट है 2 फरवरी को, आप लोग उसको जरूर दो। 2 फरवरी का ओपन टेस्ट। यूपी पीसीएस और यूपी आरओ के जितने एफर्ट्स हम लोग कर रहे हैं, तो क्लास में आपको सारी क्लासेस फ्री देंगे। एक चीज के लिए निश्चिंत रहना, इस बार कोई भी प्रीलिम्स की क्लास हमारी पेड अभी नहीं होने वाली है। ठीक है, ये बैच हम लोग नॉर्मली कोई क्रैश कोर्स से स्टार्ट होगा ना, 2000 से नीचे किसी का क्रैश कोर्स नहीं है। और विश्वास के साथ लोग जितना पढ़ा देंगे, कोई क्रैश कोर्स में अपने पढ़ाया नहीं होगा। ठीक, बस करते चलो, नोट्स बनाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो, टेस्ट लगाते चलो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। जय हिंद, जय भारत।